बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइकम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हम इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड आपको एग्जाम प्रिपरेशन तमाम सब्जेक्ट्स की कंप्लीट करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बार आपको न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें, आपको मिल जाएं। और ये तमाम वीडियोस और हमारे एग्जाम की पेपर पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, चाहे उसमें लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, गुजरांवाला हो, फेडरल बोर्ड जिसे इस्लामाबाद बोर्ड कहते हैं, रावलपिंडी बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, गुजरात बोर्ड हो, तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक शुरू किया था वो टॉपिक था हमारा मीडियन बाय अनग्रुप डाटा, हमने उसको कंप्लीट कर दिया था। और मैंने आपको ये कहा था लास्ट वीडियो के अंदर कि हम अब करेंगे वीडियो मीडियन बाय डिस्क्रीट डाटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में सबसे ज्यादा जब आपको टफ पेपर बनाया जाता है तो आपको ये क्वेश्चन वो लाजमी पूछता है। और इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है आपसे कंप्लीट शेयर करने लगा हूं, आपने इसको तवज्जो से अंडरस्टैंड करना है। तो देखें आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको देगा फाइंड मीडियन बाय डिस्क्रीट डाटा। देखिए स्टूडेंट्स मैंने लिखा है ना आगे बाय डिस्क्रीट डाटा, आपको खाली वो यही कहेगा फाइंड मीडियन। फाइंड मीडियन उसने कह दिया, डिस्क्रीट डाटा नहीं आगे कहेगा। मैंने आपको समझाने के लिए आगे बाय डिस्क्रीट डाटा लिखा है। तो डिस्क्रीट डाटा भी हो, वो डाटे की पहचान क्या होती है डिस्क्रीट डाटे की? डिस्क्रीट डाटे की पहचान ये है स्टूडेंट्स कि उसमें एक एक्स का कॉलम होगा, एक आपको एफ मींस फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। लेकिन जो एक्स का कॉलम होगा ना वो इस तरह नहीं होगा, उसमें पेयर्स नहीं बने होंगे 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 से 20 नहीं, इस तरह नहीं। आपको एक्स की फिगर्स एक्स की जो वैल्यूज है वो आपको सीधी सीधी वैल्यूज दी होंगी, जैसे अनग्रुप डाटा में आपको एक्स की वैल्यूज दी होती हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल ऐसे ही लिखी होगी फ्रीक्वेंसी जैसे ग्रुप डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारा डाटा क्या होगा देखिएगा, अंडरस्टैंड करिए। देखें मैंने डाटा लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यूज देखें 3, फिर मैंने लिखा है 7, फिर 7 के बाद 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9। ये क्या है? एक्स की वैल्यूज हैं। क्या ये पेयर में दी हुई है? नहीं पेयर में दी हुई, ये ऐसी दी हुई है जैसे अनग्रुप डाटा में एक्स की वैल्यूज दी होती थी। उसके बाद एफ की वैल्यूज देखें, एफ की वैल्यूज आपके पास हैं 4, फिर आपके पास है 8, फिर आपके पास है 2, फिर 6 और फिर स्टूडेंट्स 11। यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ जो एक्स की कॉलम दिया हुआ है ना वो पेयर में नहीं है। तो आप इस डाटे को ग्रुप डाटा काइंडली मत समझिएगा, ये आपका डिस्क्रीट डाटा है। ग्रुप डाटा में अक्सर स्टूडेंट्स ये रटा लगा लेते हैं कि ग्रुप डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें एक्स के साथ एफ का कॉलम मौजूद होता है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्स का कॉलम पेयर में दिया हो फिर उसके साथ एफ का कॉलम मौजूद हो तो याद रखिएगा वो आपका ग्रुप डाटा ही होता है। लेकिन अगर आपको एक्स का कॉलम बिल्कुल इस तरह दिया हुआ है जैसे अनग्रुप डाटा में वैल्यूज दी होती हैं एक्स के कॉलम में, फिर उसके साथ एफ का कॉलम भी मौजूद हो तो वो आपका डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। मैंने अब बहुत अच्छे से आपको बता दिया, ठीक है ना। अब देखें ये आपके पास क्वेश्चन है, आगे मैंने सोल्यूशन किया, आपने सोल्यूशन के ऊपर तवज्जो नहीं करनी, क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बता दिया, आपने फाइंड करना है फाइंड मीडियन बाय डिस्क्रीट डाटा। मैंने खुद से लिखा हुआ, पेपर वाला नहीं लिखेगा। अब इस क्वेश्चन को भी कैसे सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी तरह सोल्व करना है डिस्क्रीट डाटा के क्वेश्चन को, जैसे हमने अनग्रुप डाटा में मीडियन सोल्व किया था। उसमें हमने क्या देखा था कि एक्स की वैल्यूज को सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद उन वैल्यूज को काउंट करेंगे। अगर तो वो वैल्यूज ओड हुई यानी कि ताकदाद हुए तो हम ओड का फार्मूला लगाएंगे जो कि आपके पास है एक्स के ऊपर चिल्डा मींस मीडियन बराबर है n+1/2 ऊपर टी एच, ठीक है ना। लेकिन अगर वो तमाम वैल्यूज काउंट करने के बाद ओड नहीं इवन निकली यानी कि जुफ्त आदाद निकले तो आपका वो जो फार्मूला है वो दूसरा फार्मूला लगेगा जो कि 1/2 आगे वो कंप्लीट फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था, ठीक है ना। तो इसमें भी फार्मूला वही लगेगा, लेकिन अब हम डाटा को इसमें भी वही दो आपने की पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं कि
सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है और उसके बाद आपने नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करना है। अब देखिएगा सबसे पहले हम डाटा को किस तरह अरेंज करेंगे। अब आप कहोगे सर इसमें एक्स का भी जो डाटा है वो भी हमारा रीअरेंज नहीं है, अरेंज नहीं है, उसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। यानी कि एक्स का डाटा देखो उसमें कोई वैल्यू, पहले वैल्यू छोटी आ रही है, फिर बड़ी आ रही है, फिर उससे छोटी आ रही है, फिर बड़ी आ रही है, फिर छोटी है, फिर उससे भी बड़ी आ रही है। तो एफ की भी वैल्यूज को देखो तो ये इस तरह नहीं है कि छोटी से बड़े की तरफ वैल्यूज हो या बड़े से छोटे की तरफ वैल्यूज हो, इस तरह नहीं है। यानी कि मिक्सअप है, डाटा बिल्कुल मिक्सअप है, कभी छोटी वैल्यू आ जाती है, कभी बड़ी वैल्यू आ जाती है, कभी फिर छोटी वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तो हमें दोनों कॉलम को क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। इसको कैसे अरेंज करना है, सबसे पहले एक्स के कॉलम को अरेंज करते हैं। तो एक्स के कॉलम को अब सॉल्यूशन की बात करने लगा हूं। एक्स का कॉलम में सबसे पहले आप सोल्व लिखेंगे, आपने लिखा सॉल्यूशन, एक्स का कॉलम बनाए जरा। एक्स के कॉलम में मैं छोटी वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू की तरफ मूव ऑन करने लगा हूं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3। 3 के बाद क्या है, सॉरी सबसे छोटी वाली वैल्यू एक्स में 1, मैंने 1 लिखा। 1 के बाद मैंने लिखा 3, 3 के बाद मैंने लिखा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो मेरी तमाम वैल्यूज एक्स की जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स आपने एफ के कॉलम को अरेंज करना है। तो एफ के कॉलम को जरा ठीक करें। एफ का कॉलम आप आगे कॉलम बनाएं एफ। अब स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स यहां से गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, एफ के कॉलम में ना छोटी वाली वैल्यू को पहले लिखती हैं और बड़े वाली वैल्यू को लिखते जाते हैं। मैं छोटी से बड़े वाले की तरफ मूव ऑन करते हैं, करना ऐसा ही है। लेकिन आपने जो वाली वैल्यू एक्स के सामने, यानी कि एक्स की आपने पहले वाली वैल्यू क्या लिखी है, 1। तो इस डाटे में देखिए जो कि आपका डाटा ठीक नहीं था, उसमें 1 के सामने बिल्कुल क्या वैल्यू है आपको दी हुई, 1 के सामने बिल्कुल आपको वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है ना। तो आप स्टूडेंट्स 1 के सामने जो वैल्यू है वो लिखेंगे, मैंने 2 लिखा, जो भी वैल्यू होगी। यानी कि यहां पर 1 के सामने अगर 14 वैल्यू होती ना तो आप 14 भी लिखते, ठीक है ना। एफ को नहीं अरेंज करना, इसका मतलब हमने सिर्फ एक्स को अरेंज करना है। एफ एफ की जो वैल्यूज होंगी वो एक्स की वैल्यूज के सामने सामने वाली वैल्यूज हम उसको लिखते जाएंगे। जैसे कि देखें 1 के सामने क्या था, 2, तो मैंने पहले 2 लिखा क्योंकि 1 के सामने मैंने 2 लिखना है। 3 के सामने मेरे पास क्या है, 4, तो मैंने 4 लिखा। 5 के सामने मेरे पास क्या है, 5 के सामने मेरे पास स्टूडेंट्स है 6, मैंने 6 लिखा। इसके बाद 7 के सामने क्या है, 8, मैंने 8 लिखा। और 9 के सामने मेरे पास है 11, तो मैंने 11 लिखा। स्टूडेंट्स आपने काइंडली इस तरह नहीं करना कि आप एफ के कॉलम को भी ऐसे नहीं करना कि आपने सबसे पहले छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, नहीं। आपने सिर्फ एक्स के कॉलम को अरेंज करना है और एक्स के कॉलम के सामने सामने जो एफ की वैल्यूज आ रही है ना फिर उनको आपने लिखना है। जैसे कि देखो एक्स के कॉलम को मैंने अरेंज किया तो 1, 3, 5, 7, 9। फिर जब एफ का कॉलम आपने अरेंज करके लिखना है ना तब आपने 1 के सामने जो डाटा ठीक नहीं था ना, 1 के सामने उसकी क्या वैल्यू थी एफ के अंदर, वैसे आपने पुट करते जाना वैल्यूज को। जैसे कि 1 के सामने था 2, 3 के सामने था 4, उसके बाद 5 के सामने था आपके पास 6, 7 के सामने था आपके पास 8 और 9 के सामने आपके पास था 11। तो आपने क्या किया, इस तरह इन वैल्यूज को रीअरेंज करके लिख दिया। अब आपने ना इस इफ मैंने पहला की पॉइंट में पहला पॉइंट मैंने सोल्व कर दिया, यानी कि डाटा को ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको लिख दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आगे देखें, आगे आपने क्या करना है, ये एफ का जो कॉलम है ना इसको, दूसरा काम क्या था हमारा, हमने नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करनी है। तो जब आपके पास डिस्क्रीट डाटा दिया हो ना तब आपने नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट नहीं करना, तब आपने एफ का कॉलम को जिसको आपने ठीक किया होगा आपने उसका समीशन ले लेना है। तो देखें एफ का कॉलम का समीशन क्या है, वो बनता है 2 में 4 प्लस किया तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आता है, 2 में 4 प्लस करें 6, 6 में 6 प्लस करें 12, 12 में 8 प्लस करें 20 और 20 में 11 प्लस करें तो 31। समीशन एफ आपका 31 आ गया। अब आप कहोगे सर ये क्यों, हमने एफ को क्यों समीशन किया, क्योंकि आपको पता है जब ग्रुप डाटा हो, एफ का कॉलम दिया हो तब एन की बात नहीं होती, तब नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट नहीं करते, तब हम समीशन एफ करते हैं, एफ के कॉलम को समीशन करते हैं। आपने ये अरिथमेटिक मीन में भी सीखा था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, अब हमारा अब जो थर्ड कॉलम मैंने बनाया वो सी डॉट एफ का बनाया है। आपने अभी इसको इग्नोर करना है, अभी आपने अपने माइंड के अंदर इसको लेके नहीं आना, मैं ना बाद में आपको समझाता हूँ, ये लाजमी है। अब आप क्या करो, आपको पता चल गया आपका जो समीशन एफ आया वो आया 31। अब 31 एक इवन नंबर है या ओड नंबर है, ये ऑफ कोर्स एक ओड नंबर है, यानी कि हमारा ओड का फार्मूला लगेगा। तो ओड का फार्मूला क्या था, एक्स के ऊपर चिल्ड्रा यानी कि मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2
और ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर टी एच है, ठीक है। अब n की वैल्यूज क्या है 31, 31 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर टी एच, ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज ऊपर टी एच, 32 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है 16, 16 के ऊपर टी एच आगे टर्म यानी कि 16th टर्म, 16th टर्म यानी कि 16वीं टर्म। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर, अब देखो, अब आप कहोगे सर 16th टर्म, 16th टर्म तो है नहीं, इसमें वैल्यूज काउंट करो, आपकी टोटल 5 वैल्यूज हैं एक्स में भी और एफ में भी टोटल 5 वैल्यू हैं, 16 तो वैल्यू है ही नहीं, तो आप किस तरह लेके आओगे। जैसे कि देखो अनग्रुप डाटा में अगर थर्ड टर्म आती थी, फोर्थ टर्म आती थी, सेकंड टर्म आती थी, तो हम क्या करते थे, जो सेकंड, फोर्थ या थर्ड नंबर पर जो वैल्यू मौजूद होती थी एक्स के अंदर, हम वो ही उठा के उसका आंसर लिख देते थे। अब यहाँ पे 16th टर्म आएगी, 16 वैल्यू तो आपके पास मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सी डॉट एफ करोगे यानी कि क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओगे। वो किस तरह बनेगा, मैंने देखो आपको समझाने के लिए बाद में बनाया, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपने साथ ही बना देना है सी डॉट एफ का कॉलम। तो सी डॉट एफ का कॉलम जरा बनाएं, कैसे बनेगा, सी डॉट एफ का कॉलम एफ के कॉलम से बनेगा। एफ के कॉलम में पहली वैल्यू क्या है 2, तो बिल्कुल वैसे ही लिख दे सी डॉट एफ में पहली वैल्यू 2, और दूसरी वैल्यू क्या है एफ के कॉलम में 4, लेकिन 4 में ये 2 प्लस करके लिखना है, तो सी डॉट एफ की दूसरी वैल्यू वाली वैल्यू क्या आएगी 6। अब तीसरी वैल्यू एफ की क्या है, वो है 6। अब 6 में ये 6 वाला प्लस करे जो कि सी डॉट एफ की सेकंड वन वैल्यू आई है 6, उसमें एफ की थर्ड वैल्यू प्लस करें, क्या आता है 12, तो इस तरह सी डॉट एफ की थर्ड वैल्यू क्या आ गई 12। अब एफ की फोर्थ वैल्यू क्या है 8 और सी डॉट एफ की थर्ड वैल्यू क्या है 12, 12 में 8 प्लस करें तो सी डॉट एफ की फोर्थ वैल्यू आ जाएगी 20। अब एफ की आखिरी वैल्यू क्या है, वो है 11 और सी डॉट एफ की फोर्थ वाली वैल्यू क्या है, वो आपके पास है 20, तो 20 में 11 प्लस किया तो 31। तो इस तरह आपका स्टूडेंट्स सी डॉट एफ बिल्कुल ठीक है। वो बोला कैसे, क्योंकि सी डॉट एफ का जो लास्ट वाली वैल्यू आई है वो आई है 31 और समीशन एफ भी हमारा 31 है। यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपने सी डॉट एफ बिल्कुल ठीक बनाया। अगर सी डॉट एफ की लास्ट वाली वैल्यू आपकी जमा करके आपकी वैल्यू 30 आए, 25 आए, 26 आए, 31 के अलावा कुछ भी है, तो याद रखिएगा आपका जवाब गलत हो गया, आपने सी डॉट एफ गलत बनाया, ठीक है ना। आपका सी डॉट एफ तब ठीक बनेगा जब सी डॉट एफ की लास्ट वन वैल्यू जो है वो समीशन एफ के इक्वल होगी। अब 30 आपने सी डॉट एफ बना लिया, वो क्या क्या बने मैं दोबारा से बता देता हूँ, 2 फिर उसके बाद 6 फिर 12 फिर 20 फिर 31, ठीक है ना। तो ये आपकी सी डॉट एफ बन गया। अब आपने कहा था 16th टर्म, अब 16th वाली वैल्यू सी डॉट एफ में देखो कहां पे आएगी, क्या 16 वाली वैल्यू 2 में आएगी, नहीं, क्योंकि 2 के बाद तो 6 है, तो इसका मतलब 2 और 6 के दरमियान वैल्यू अगर 3 होती, 4 होती या 5 होती, तो हम कह सकते हैं कि 2 में जवाब आ रहा है, 6 में भी नहीं जवाब आएगा। ये 16th टर्म 16 जो वर्ड 16 है ये 7 में भी नहीं आ सकता, क्योंकि 7 तक 7 से ऊपर ऊपर तो 6 वैल्यूज आती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 8 में भी नहीं आ सकती, 8 के बाद आपके पास है 8 के बाद सॉरी ये स्टूडेंट्स आपके पास सी डॉट एफ जो है वो है आपके पास 2, 2 के बाद था 6, 6 में भी नहीं आएगी, 6 के बाद था आपके पास स्टूडेंट्स 12, 2 6 12 और फिर था 20। अब आप मुझे स्टूडेंट्स बताओ 12 जो है 12 एक इसके अंदर क्या 16 लाए करेगा कि नहीं लाए करेगा, नहीं लाए करेगा, क्योंकि 12 से ऊपर ऊपर 12 से पीछे वाली रकम क्या है 11 है। 12 का मतलब यह है कि 12 तक ये खाना जो है वो खत्म हो गया, मतलब इसका जो मामला है, इसका जो ताल्लुक है वो यहाँ तक, जो 12 तक सिर्फ 11 गिनती के 11 वर्ड ही बस आ सकते हैं, लेकिन आपको 16 लेके आना है, तो 16 आएगा स्टूडेंट्स किस में 20 के अंदर आएगा 16, यानी कि 12 से बड़ा और 20 के अंदर अंदर, तो 16 12 से बड़ा है ना, लेकिन 20 से छोटा है, तो 16 20 के अंदर लाई करेगा, तो अब आपका आंसर 20 नहीं होगा। अब आपने ये ढूंढ लिया 16 टर्म मेरी किस में आई 20 में आई, 20 के बिल्कुल सामने एक्स के कॉलम में देखो जो आपने अरेंज किया हुआ है वो क्या है, वो 20 के बिल्कुल सामने स्टूडेंट्स आता है 7, तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा 7 होगा। आप लिख देंगे मीडियन इज इक्वल टू 7, ये आपके पास है क्या है, ये इसका आंसर है। तो ये था स्टूडेंट्स मीडियन किससे, डिस्क्रीट डेटे से। ये ज्यादातर पेपर में आता है, आप स्टूडेंट्स को ज्यादातर पेपर वाला कंफ्यूज करने के लिए, आप मुश्किल पेपर डालने के लिए आपको ये वाला डाटा देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है। इस क्वेश्चन की आप क्या करो, बार बार प्रैक्टिस करो। मैंने आपको बता दिया बिल्कुल सेम इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन उठाओ और बिल्कुल इस वीडियो को अपने सामने रखो। बार बार इस वीडियो से देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। फिर भी नहीं समझ में आती तो जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रीट डाटे से ही इसी डाटे को उठाएंगे, हम हल करेंगे इसको इवन इवन के डाटे से, यानी कि इवन के फार्मूले से, जो कि आपको मैंने बताया भी था, जिसका फार्मूला होता है 1/2 आगे ब्रैकेट n/2 ऊपर th फिर प्लस n/2 प्लस 1 th और ब्रैकेट होल जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो इवन डाटे से डिस्क्रीट डाटा हो लेकिन हमारे पास वैल्यूज इवन आ जाएं तो हम कैसे सोल्व करेंगे, ये आने वाली वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इसकी पिक ले सको। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।